शुरू करते हैं। ठीक है। So, in the first quarter of 17th century, in which of the following was the factory of English East India Company located? तो ये बताओ क्या किया था, किसने किया, मार्क किया था एग्जाम में? भरूच मार्क किया था। भरूच, गुजरात। भरूच। चिका कोल मैंने भी वो एलिमिनेट कर दिया था, और मुझे त्रिची का पता नहीं था, लेकिन मैंने बाद में मुझे लगा कि पता नहीं त्रिची हो सकता है, और त्रिची भी कर दिया, तो जो मैं गलत हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है भरूच। तो हमें पता है कि ब्रिटिश ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश की थी। तो 1609 में जहांगीर के पास कैप्टन हॉकिंस आए थे, और परमिशन मांगा था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि पोर्चुगीज बहुत परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो फरमान में मिला 1613 में। उसके बाद फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की, और हाँ, उसके बाद फिर आगरा, अहमदाबाद, भरूच में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, फिर टिल 1619 सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच यहाँ स्टैब्लिश कर दी थी। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी पूछ रहा है। ठीक है, और साउथ ईस्टर्न कोस्ट में माजुलीपट्टनम में 1611 में, और आर्मा गांव जो पुलिकट के पास है वहां 1626 में। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी तो इन सब में स्टैब्लिश हो चुकी थी। उसके बाद फिर 1639 में हुआ, और फ्रांसिस डे ने किया मद्रास में। ठीक है, जिसे बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज भी, मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स में हरिहरपुर, बालासोर उड़ीसा में 1633 में, फिर हुगली में और 1651 में ये। उसके बाद पटना और कासिम बाजार इस पे 1658 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट, ये सारे सेंट फोर्ट जॉर्ज जो मद्रास वाला था उसके अंडर उनके सबऑर्डिनेट बन गए थे। फिर 1690 में जॉब चारनॉक देखते हैं हम लोग, इंग्लिश फैक्ट्री सल्टनेट वाले एरिया में बंगाल में स्टैब्लिश करते हैं, और फिर वो फोर्ट विलियम बनती है, कैलकाटा सिटी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर होते हैं वहां, फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं वहां के चार्ल्स आयर। ठीक है, तो ये याद रखना। किसी को कुछ ऐड करना है तो वो बोल देना। ठीक है, फिर यहाँ पोर्चुगीज का हम देखते हैं, तो पेड्रो अल्वारेज गैब्रियल है, 1500 एडी में आए हैं, और जो 1498 में वास्को डी गामा आए थे उसके बाद। ठीक है, फिर उन लोगों ने पहली बार कैलिकट, कोचीन और कन्नौज, तो कोचीन उनका पहला कैपिटल था पोर्चुगीज का। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नाम थोड़ा ध्यान रखना, ये अल्मेडा है, ये बाद में इसने गुजरात, बीजापुर और इजिप्शियन के कंबाइन अलायंस को हराया था और दीव कैप्चर कर लिया था। उसके बाद अल्फोंसो डे अल्बुकर्क आते हैं, उन्होंने रियल फाउंडेशन स्टैब्लिश किया पोर्चुगीज का इंडिया में। ठीक है, सेटलमेंट्स देखते हैं, दीव दमन, सैलसेट बसीन, चौल बॉम्बे और सैंथोम जो मद्रास को कहते हैं। ठीक है, फिर हुगली बंगाल में, और फिर 1534 में सतगांव और चित्तगोंग। तो सतगांव को पोर्टो पिक्विनो कहते हैं, और चित्तगोंग को पोर्टो ग्रैंडे। ठीक है, एक ग्रेट पोर्ट और दूसरा लिटिल पोर्ट। डच का देखते हैं, तो 1605 में आए हैं। माजुलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री है। उसके बाद फिर पेट्टापोली, जिसे निजामापट्टनम भी कहते हैं, और देवीनामपट्टनम। और जो देवीनामपट्टनम है उसे ब्रिटिश ने बाद में सेंट डेविड का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद फिर डच ने पुलिकट में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, जिसे फोर्ट गेल्डेरिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई, फिर बरौच और बॉम्बे, फिर अहमदाबाद, बुरहानपुर, फिर कराईकल, चिंसुरा।
चिंसुरा आई थिंक वेस्ट बंगाल में है ना? यस। हाँ ठीक है। तो फिर ये फोर्ट देखना, गुस्टवस और कासिम बाजार, बैरंगपुर होना चाहिए यहाँ, सॉरी बैरंगपुर, पटना, बालासोर, कोची। ठीक है, इसी तरह फ्रेंच और डेन्स का पढ़ लेना, ठीक है खुद से। मैं क्वेश्चंस में जा रही हूँ, या फिर पढ़ना है? पढ़ी दो मैम अगर इस टॉपिक पे हो तो। ठीक है, तो फ्रेंच, तो उस टाइम किंग थे लुई 14, ठीक है। और फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में इन्होंने 1668 में स्टैब्लिश की थी। फिर दूसरी 1669 में माजुलीपट्टनम में, फिर 1673 में पौंडीचेरी। तो ये देखना 1673 के बाद पौंडीचेरी स्टैब्लिश हुई है और वो फ्रेंच ने किया है, ठीक है। फिर 1690 में चंदन नगर या चंदन नागौर भी कहते हैं। उसके बाद फिर एक ट्रीटी ऑफ रिजविक है जो पौंडीचेरी, जो इन फ्रेंच ने जो स्टैब्लिश की थी, उसको बाद में 1693 में डच ने कैप्चर कर लिया था और ट्रीटी ऑफ रिजविक से, थ्रू ट्रीटी ऑफ रिजविक इन 1697 फ्रेंच को वापस कर दिया था। तो ट्रीटी ऑफ रिजविक अगर कभी क्वेश्चन में आए तो फ्रेंच और डच है, ठीक है। फिर माहे, यनम और करिकल में इनकी फैक्ट्रीज थी, वो 1725 और 1739, ठीक है। डेन्स की दो है बस, ट्रैंक्वेबार तमिलनाडु और सिरमपुर बंगाल, ठीक है। ये 1620 और 1676 में आते हैं। आई थिंक अभी इस टॉपिक पे तो कार्नेटिक वॉर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, उनके रिजल्ट क्या ट्रीटीज से वो एंड हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ एक्स-शैपेल ये कौन से कार्नेटिक वॉर से एसोसिएटेड है? फर्स्ट। करेक्ट। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से ये एसोसिएटेड है। और ये शुरू कैसे होता फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? इन दोनों में ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी चल रहा था नॉर्थ अमेरिका साइड, और इधर फिर ये भी स्टार्ट हो गया था पैरेलल भी। तो दोनों में टेरिटरी, मतलब इसमें फ्रेंच इंडिया में जीते थे, वो उधर ब्रिटिश जीते थे नॉर्थ अमेरिका में। करेक्ट। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुआ था एक्स-शैपेल से। और ये शुरू कैसे हुआ था? तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, तो ये पूरी दुनिया में लड़ाई कर रहे थे दोनों कंट्रीज, ठीक है। सो वापस टेरिटरीज जो थी रिटर्न कर दी थी एक दूसरे को। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर किस ट्रीटी से एंड हुआ था? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। नहीं। हाँ, आई गेस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी था, करेक्ट था। तो सेकेंड वॉर में अगेन वही सेम चीज थी, वापस रिटर्न कर दिया गया था। थर्ड कार्नेटिक जो वॉर था दैट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस से जितने भी प्लेसेस थे उसमें ये मान लिया था कि अब जो फ्रेंच है वो बस इंडिया के अंदर एक प्रेजेंस रखेंगे, इससे ज्यादा कोई पॉलिटिकल एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अभी हमने जो एरिया पढ़ा पौंडीचेरी, कराईकल, ये वहीं तक ही लिमिटेड थे, ठीक है। और वो जो इंडिया का एम्बेसी है वो खत्म हो गया था फिर उनका, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक थर्ड बैटल में सर, एक डिसाइसिव बैटल हुई थी, उसका नेम बताओगे? वांडी वॉश। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वांडी वॉश में सब कुछ वॉश कर दिया था। फ्रेंच को धो डाला। हाँ निधि मैम, फ्रेंच क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो with reference to Pondicherry, consider the following. तो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज, ठीक है। और द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी was the French। और थर्ड स्टेटमेंट है, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। तो आंसर तो दिख ही रहा होगा, फिर भी बता दो। ये हाँ ठीक है, तो आई गेस डच ने शायद उसको
कैप्चर कर लिया था, और फिर डच से आई गेस फ्रेंच ने कैप्चर किया था, राइट? और इंग्लिश ने हाँ भी एक बार कैप्चर किया था किसी एक ओवर के अंदर, जो तीन कार्नेटिक वॉर्स हुए उनमें से किसी एक में कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने भी, जो बाद में रिटर्न कर लास्ट लिया वाला, लास्ट वाली वॉर में किया था, था। थर्ड एंग्लो वॉर। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, मतलब पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज पोर्चुगीज। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? तो इसका आंसर क्या होगा? डच होना चाहिए, सॉरी फ्रेंच होना चाहिए, फ्रेंच। फ्रेंच। फ्रेंच, हाँ। तो इसका उसके बाद ऑर्डर भी, ऑर्डर ऐसे लर्न कर सकते हैं, पीडीएफ, मतलब PDEF। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, लास्ट आए थे डेन्स। ठीक है, नहीं, डेन्स नहीं आए थे लास्ट, और तो फ्रेंच आए थे ना, फ्रेंच आए थे। डेन्स फ्रेंच से जस्ट पहले आए थे। ओके, मतलब फ्रेंच के बारे में ये याद रखना कि फ्रेंच सबसे लास्ट में तो आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, और डेन्स जो थे वो कोई ऐसा सक्सेसफुल उनका वो नहीं था कि हमें इंपीरियलिज्म करना है या कॉलोनीज बनानी है। उनका मेन एम था कि हम लोग जो है वो मिशनरी एक्टिविटीज से ज्यादा एसोसिएटेड रहेंगे, तो उस सेंस में उनका एम्बिशन काफी लिमिटेड था। लास्ट में तो सर पोर्चुगीज गए थे ना। पोर्चुगीज गए ना? अरे हाँ, सॉरी, लास्ट में हाँ, पोर्टुगीज मतलब गए, मतलब पोर्टुगीज लास्ट में। फर्स्ट टू कम, लास्ट टू। लीव। ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरे पास माउस नहीं मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और टेक्नोलॉजिकली मैं थोड़ी हैंडीकैप भी हूँ। आई एक थिंक मिनट। जो टच पैड है ना, शायद उस पर 2 फिंगर टच होगा, तो उससे स्क्रॉल करो 2 फिंगर से। एक मिनट, नहीं, मेरा थोड़ा वो गड़बड़ है। ठीक है, तो हाँ, फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्ट कंसिडर्ड कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ये क्या होगा आंसर इसका? ये फर्स्ट फोर्ट कह रहा है, ठीक है, फैक्ट्री नहीं कह रहा है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, हाँ, और ये कौन सा एरिया है? मद्रास। ठीक है, फिर है इन द ईयर 1633, in the year 1633 where was the English East India Company given permission to set up factory? Oh, ये सूरत था 1613 में। ठीक है, तो ये सूरत है, अभी हमने देखा भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट है, द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। सेकेंड है, द डच defeated the Portuguese and built Fort Williams in the modern Kochi. Third है, modern Kochi was the first Dutch colony before the Portuguese took over from them. और फिर यार, और फिर फोर्थ है, द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये आंसर दिख रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसका बता दो जो स्टेटमेंट्स है क्यों गलत है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था स्टेटमेंट बी,
तो इसमें डच ने डिफीट किया था फ्रेंच को, ठीक है। ए वाला नहीं, इसलिए भी गलत है ना, ए वाला इसलिए भी गलत है, आफ्टर अबोनाया मैसेकर जो डच का जितना भी सेटअप था इंडिया में वो सब समेट लिया था और फिर वो इंडिया से चले गए थे। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता अगर नहीं भी एग्जैक्टली इस चीज के बारे में नॉलेज था। तो ये तो जरूर पता होता कि अबोनाया मैसेकर हुआ था और उसके बाद सब सामान समेट लिया था उन्होंने। तो ये डेफिनेटली गलत हो जाता। Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in modern Kochi। तो आई डोंट थिंक ऐसा फोर्ट विलियम जो यहाँ बना था, है ना। तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं। और मॉडर्न कोची वाज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर पोर्टुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। तो ये हमें पता है, ये सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे इंडिया में और उसी रास्ते से आए थे। तो ये सेंस भी नहीं बनता कि वहां पे डच पहले बना ले और फिर पोर्टुगीज उनसे आके कैप्चर करें। तो उस सेंस में एलिमिनेट करके आई थिंक आंसर डी ठीक लग रहा था। ये मॉडर्न कोची नेवर बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है। तो फोर्ट विलियम हमें पता है वो कैलकाटा को कहते हैं ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये बताओ, with reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? तो पहला है पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। फिर सेकंड है द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट माजुलीपट्टनम। थर्ड है इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी opened its first factory in Odisha in 1633 और under the leadership of Dupleix the French occupied Madras in 1746। तो कौन सा गलत है? एक गलत होना चाहिए क्योंकि 1498 में तो वो आए थे एंड ये शायद 1510 में बीजापुर के किंग से लिया था गोवा को। हाँ, एल्बर क्यों पढ़ा था ना अभी हमने, तो उसके टाइम पे वो छीना था उनसे। तो मतलब और ये भी से लगा सकते हो कि एक ही साल में छीन कैसे लेगा, कोई सेंस नहीं बनता। और फिर उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन में की है, ठीक है, पोर्चुगीज ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the नीचे following हाँ, ये ना नीचे जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना वहाँ पे वो एरोज है, उन पे क्लिक करके ना आई थिंक थोड़ा सा बेटर मैनेज हो जाएगा। टाइम के ऊपर देखो, साइड में बार में एरोज है, अप डाउन वाला। क्या किसी को नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा। एक बार ये वन नोट पे क्लिक करो, थोड़ा सा ऊपर आके, हल्का सा ऊपर आके वन नोट पे। हाँ, अब राइट में जाओ, एकदम राइट में। हाँ, अब आया ना वो। ठीक है, हाँ, चलो। तो फिर हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आंसर तो यहाँ पे है, लेकिन बता दो। थॉमस रो कब आए थे? थॉमस रो भी जहांगीर के टाइम ही आए थे। हाँ, विलियम हॉकिंस पहले आए थे, फिर थॉमस रो आए थे। ठीक है, फिर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? तो गुप्तास ऑफ मगधा है, ये हमने कल किया था ना, परसों। हाँ, ये परसों हो गया है ये लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, तो कर ले क्या? हाँ ठीक है, कर लेते। ठीक है, तो ये Emperor Harsha's southward march was stopped on the Narmada River by Pulakeshin second of Chalukya dynasty। हाँ, ठीक है। फिर है consider the following statement, 2003 का क्वेश्चन है, the Cholas defeated Pandyas and Chera rulers and established their domination over peninsular India in the early medieval times। और दूसरा है द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट
Shalindra Empire of Southeast Asia and conquered some of the areas. तो 1 only, 2 only, फिर सी में both 1 and 2 और neither 1 neither 2, no 2. इसमें क्या होगा? आई गेस 1 तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो बाकी डायनेस्टीज थी उनके आजू बाजू उन सबको सब्जुगेट कर दिया था उन्होंने। सो फर्स्ट डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड का आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, बट हम ये पढ़ते हैं कि इंपीरियल चोला बोलते हैं ना। इंपीरियल मतलब जो अपने कन्वेंशनल एरिया से बाहर जाके भी कॉलोनीज बना रहे हैं, तो प्रॉब्ली किया होगा इन्होंने ये। और शैलेंद्र आई थिंक जो है वो शायद बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है, तो उस सेंस में भी हो सकता है। तो आई गेस बोथ ट्रू लग रहा है। हाँ, तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 है, ठीक है, सी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर नीचे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया था ना, हाँ, ये ये क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन हो गया था। एक्सप्लेनेशन, हाँ वो भी देख हाँ लिया था, हाँ, वो भी हो गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनेंस, ये भी किया था क्या? अच्छा, इसका वो नहीं किया था, एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। एक्सप्लेनेशन, हाँ। तो इसमें ये फॉरेन ट्रैवलर्स लेफ्ट विविड अकाउंट्स ऑन द स्प्लेंडर ऑफ बिल्डिंग्स एंड लग्जरियस सोशल लाइफ in the city of Vijayanagar. Silk cotton clothes were mainly used for dress, perfumes, flowers and ornaments were used by people. तो डोमिंगो पीस आते हैं, नूनियंस आते हैं, बहुत सारे विजयनगर एम्पायर के टाइम वो आते हैं फॉरेन ट्रैवलर। तो कोई नाम बता सकता है कौन कौन थे? आई गेस इब्न बतूता थे, मोरक्कन जो ट्रैवलर थे वो भी विजिट किए थे। निकोलो डी कॉन्टी एक ट्रैवलर थे, वो वाज वेनिशियन, वियना से प्रॉब्ली, तो वो भी विजिट किए थे। अब्दुल रजाक पर्सियन थे। डोमिनिक पेज जो अभी आपने बताया पोर्टुगीज थे। और न्यूनिस जो आपने बताया था, तो वो ये सब लोग विजिट किए थे। ठीक है, तो हाँ, वो डोमिनिक पेस कहते हैं कि हाउसेस वर ब्यूटीफुल और मतलब बड़े बड़े घरों में बहुत सारे सर्वेंट्स हुआ करते थे। निकोलो कॉन्टी बताते हैं कि प्रिवलेंस ऑफ स्लेवरी थी, डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग और कॉक फाइटिंग वर द पार्ट्स ऑफ अम्यूजमेंट, ठीक है। और पोजीशन ऑफ वुमेन ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग मतलब लर्नर्स थे, और जिसमें गंगा देवी वाइफ ऑफ कुमारा कंपाना, जिसने लिखा है मधु रवि जयम, ठीक है, मधु रवि जयम, हनम्मा और थिरुमलम्मा, ये सारी, हाँ सॉरी, मधु रवि जयम जो है ये फेमस वर्क है गंगा देवी का, और हनम्मा और तिरुमलम्मा जो है ये पोएट्स थे उस टाइम के, ठीक है। फिर नूनेंस बतलाते हैं कि जो विमेन थी वो रॉयल पैलेसेस में एज डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स और पैलनक्विन बेरर्स वो काम करती थी, ठीक है। देवदासी सिस्टम प्रिवलेंट था और पॉलीगेमी भी। पॉलीगेमी हम देखते हैं कि जनरली अपर कास्ट में होता है और रॉयल फैमिलीज में, बस, और सती भी प्रिवलेंट था। तो ये मुझे एग्जैक्टली तो जितने रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी और अकाउंटिंग, सूट से सेइंग, ये सारी चीजें तो नहीं मिली, लेकिन जितना मिला वो मैंने डाल दिया है। तो इससे शायद हम लोग वो कर सकते हैं कि ये सब भी रहा होगा। किसी ने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेसलिंग वगैरह के बारे में, लेकिन विमेन का नहीं लिखा हुआ है, वुमेन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। विमेन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी भी लिखा हुआ है क्या? ये इब्न बतूता विजयनगर एम्पायर के टाइम में आए थे या एमबीटी के टाइम में? ये एमबीटी के टाइम ही आए थे, लेकिन ये फिर ट्रैवल करते हुए नीचे भी गए थे। इवेंट एज फार एज चाइना, मतलब वो रुके नहीं थे, मतलब एमबीटी के टाइम पे थोड़ा रुके थे, फिर विजयनगर साइड गए थे और फिर विजयनगर से वो चाइना निकल गए थे। तो लंबी जर्नी के रहा। ओके, थैंक यू। इब्न बतूता आई थिंक 15 या 16 साल के लिए रहे थे, तो पूरे ही मतलब ऑल ओवर इंडिया और बियॉन्ड
उसने वो ट्रैवल किया था। ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है क्या? पूरा तो नहीं पढ़ते हैं, डायनेस्टी देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट रूलर्स देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबा होगा। तो हमें पता है कि 4 डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा और एक अराविडु। ठीक है, संगम डायनेस्टी तो पहली डायनेस्टी थी, ये 1336 टू 1485। हरिहरा बुक्का ये फाउंडर्स थे जो काकतियाज के अंडर सर्व करते थे। ठीक है, और फिर इम्पोर्टेंट रूलर्स में यही हरिहरा एंड बुक्का आते हैं। ठीक है, सलुवा में किसी को कुछ ऐड करना होगा तो वो बता देना, ठीक है। यस। फिर हाँ, सलुवा 1485 टू 1505 और ये फाउंडर थे नरसिम्हा। ठीक है, तो इसके बारे में एक ही रूलर्स के बारे में यहाँ लिखा है। और फिर थर्ड है तुलुवा 1505 से 1570। तो इसमें वीर नरसिम्हा आते हैं, कृष्णदेवा राय जो बहुत फेमस थे वो इस डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है, और अराविडु 1570 से 1650 और ये लास्ट डायनेस्टी थी और तिरुमला ने इसे फाउंड किया था। ठीक है, फिर ये अराविडूस के बारे में फेमस है कि वुमेन्स सोल्जर हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ वॉर। ओके, ठीक है, तो वेमन सोल्जर वो सारे रेसलिंग एस्ट्रोलॉजी के अलावा। ठीक है, फिर ये देवराय टू, ये प्रभु देवराय टू भी बोला जाता है इसे, और इसे एलिफेंट हंटर और दक्षिण पतद चक्रवर्ती भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय तो इसे आंध्रा भोज कहा जाता है और इसको यवन राज्य और प्रतिष्ठापनाचार्य का टाइटल मिला है। फिर इसके फाउंडर इसने अमुक्त मर्यादा और जम्बावती कल्याणम, ये हम देखेंगे हैं कि इसके ऑथर भी हैं। तो आर्ट लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और अदर कल्चरल उसमें। ठीक है, हजारा टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल देवराय ने बनाया, कृष्ण देवराय ने बनाया है। फिर और इनके टाइम में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे जिसमें अलसानी पिदाना जिसने मनु चरित्रम लिखा है, और फिर नंदी थिमाना, परिजात पहरनम, क्या है, हाँ, परिजात परहनम इसने नंदी थिमाना ने लिखा है। फिर मध्यगारी मलना, धुरजाति अयल राजू, फिर पिंगाली सूरना और राम राजा भूषणा और सबसे फेमस तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, तो ये सारे हैं। फिर ये सारी चीजें खुद से पढ़ लेना, लेकिन सिंक नहीं हुआ तो अरे वो तुम मेरे को ये टेबल सेंड कर देना, मैं सिंक वो डाल दूंगा उसी के अंदर। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो फिर हम ये एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते हैं, मंडलम्स, नाडू, स्थलाज और ग्रामाज। ठीक है, तो ये इसके टाइम था। और चोलास के टाइम कौन सा था एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो प्रोविंसेस और उसके सब्सिडरी होते थे, वो बता सकता है कोई? नाडू पर हाँ विलेज। हाँ, तो वहां होता था मंडलम, वलनाडु और नाडू। ठीक है, यहाँ मंडलम्स है, नाडूज है, स्थलाज है और ग्रामाज है। और ठीक है, तो ये बाद में वो कर रहे। और ये फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, अबू अब्दुल्ला हैं, और ये हरिहरा के टाइम है। तो हरिहरा के टाइम इब्न बतूता है और अबू अब्दुल्ला है। ठीक है, देवराया के टाइम निकोलो दिकॉन्टी है और अब्दुल रजाक है। विरूपाक्षा राय के टाइम अथानाशियस निकेतन है, और कृष्णदेवा राय के टाइम लडविको डी वोर्थेमा और बारबोसा है और डोमिंगो पेज है। ठीक है, फिर अच्युता देवा राय के टाइम फर्नाओ नूनेंस है,
और मार्को पोलो का पता नहीं उसके टाइम में कौन है, यहाँ दिया नहीं। Ma'am, just to add ठीक one है, more thing, किसी को पता है तो बता दो। Marco Polo were during the reign of Pandya ruler. हम कह रहे थे ये जो आपने ही बताया ना देवराय 2 वाला, एक्चुअली निकोलो क्विटी जो है ना मैम वो पहले आए थे, अब्दुल रजाक जो है वो उनसे 15-20 साल बाद आए। तो जो निकोलो क्विटी है उनके टाइम पर देवराय 1 जो थे वो थे, और जो अब्दुल रजाक आए वो उनसे 22 साल बाद आए। हाँ 22 साल बाद आए, तब देवराय 2 आ गए थे वहां पर। ओके ठीक है, तो वो मैं वो कर दूंगी। ठीक है, और एक बैटल ऑफ टलीकोटा इनके टाइम में। ठीक है, फिर क्वेश्चंस है। सॉरी, तो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होना चाहिए? आई गेस दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर एरियाज जो थे, इंडस्ट्रीज वगैरह, उन पे भी टैक्स लग रहा था, तो सही उस सेंस में सेकंड सही है। एंड टैक्स रेट भी आई गेस लैंड के हिसाब से ही फिक्स करा हुआ था, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो ये क्वालिटी ऑफ लैंड के बेसिस पे टैक्स फिक्स किया हुआ था, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ लैंड वो मेजर करते थे या नहीं, और जैसा संजय ने बताया सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो फिर हाँ, सेकंड, वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड? हम्पी। फिर वेयर इज द फेमस विजय विठला टेम्पल having its 56 carved pillars emitting musical notes located? इसका आई ये भी गेस हम्पी है। हम्पी है। हाँ। Then, when Raja Wodeyar founded the kingdom of Mysore, who was the ruler of Vijayanagar Empire? ये जो थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, हाँ बता दो। मतलब अब तो ऐसा शायद क्वेश्चन नहीं पूछता है, बड़ी जनरल हाँ इन्फो रख लेना। हाँ, इन्फो रख लेना। और फिर कभी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजी जो पूछ रहा है तो मिक्स किंगडम्स की पूछ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये डी है, वेंकटा 2। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये बताओ। Narasimha Suluva ended the Sangama dynasty and seized the throne for himself, started the Suluva dynasty. Then Veer Narasimha deposed the last Suluva ruler and seized the throne for himself. Third, Veer Narasimha was succeeded by his younger brother Krishna Deva Rai. और फिर कृष्ण देवा राय was succeeded by his half brother अच्युता राय। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए? फर्स्ट आई गेस अभी बताया था आपने। तो ठीक है, इसका आई थिंक फोर्थ भी सही है। ऑल है ना फिर आंसर? हाँ हाँ, ऑल है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवलर्स का है। तो वेन सांग तो जनरल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या बतलाते हैं? तो उसके बारे में है, तो ये बताओ कोई। 2013 का क्वेश्चन है। हाँ, तो रोड्स और रिवर रूट पर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आई गेस उनका शायद अकाउंट भी है कि बहुत ज्यादा रॉबरी के शिकार होते हैं और फिर वो यहाँ इंडिया पहुंचते हैं।
तो फर्स्ट डेफिनेटली रॉन्ग था, एंड प्रॉब्ली उससे अगर हम जाए तो बी, और बी वाला ऑप्शन था 2 and 3 ओनली, तो वो शायद करेक्ट हो जाता, मतलब आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो इसका आंसर ये 2 and 3 है। ठीक है, तो कंप्लीटली इम्यून तो वैसे भी किसी भी किंगडम में नहीं हो सकता है। तो ये, और उसने जैसे संजय ने बतलाया कि उसका अकाउंट भी है इस पे। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहीन अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का, और फिर दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन सांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। तो इसमें क्या होना चाहिए? आई गेस फाहियान कनिष्का से तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो बहुत लेट है। ठीक है, तो 1 को एलिमिनेट कर सकते थे। सेकेंड, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म, तो ये भी अगेन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट बुद्धिज्म को तो वो प्रीच ही करते थे, हर्षावर्धना, ठीक है, अपने लीडर पार्ट में। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है। हाँ, तो ये डी है। हर्ष शेवाइट थे, लेकिन वो उनका किंगडम वो सेक्युलर था। ठीक है, तो ये क्या होगा, द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। तो फाहिन है, आइजिंग है, और मेगास्थनीज वेंसांग। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो आई गेस सबको ही पता होगा, मेगास्थनीज हम पढ़ते हैं इंडिका के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आए थे, तो थर्ड शुड बी फर्स्ट। ठीक है, फॉलोड बाय ह्यून सांग, सबसे पहले आए थे, और फिर फाहियान आए थे, राइट? ह्यून सांग पहले आए थे, नहीं, नहीं, आई आई थिंक थिंक फाहियान पहले आए। फाहियान, हाँ करेक्ट, फाहियान पहले आए थे, फिर ह्यून सांग आए थे, and शायद लास्ट में इत्सिंग थे, राइट? हाँ, तो इस हिसाब से 3142 बी होना चाहिए। बी है। तो ये द हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज, आंसर क्या होगा? आइडिया नहीं, बता दो। सी है इसका आंसर। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत में अपने हिसाब से रूल बनाया जाता था, मुस्लिम लॉ थे, लेकिन रूलर्स के हिसाब से रेगुलेशंस बनते थे। ठीक है, बरानी जो थे वो किसके अंडर थे? बरानी आई थिंक वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम थे, लेकिन वो उस टाइम थे, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के क्रिटिक थे। तो वो एमबीटी तो बात ही था ना उसका। हाँ, एमबीटी तो बात था। नहीं नहीं, एमबीटी तो पापा थे ना फिरोज शाह तुगलक के। सबसे पहले कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, गयासुद्दीन, फिर एमबीटी, और फिर फिरोज शाह तुगलक। हाँ, तो वो एमबीटी के क्रिटिक रहे थे। हम्म, ठीक है, तो द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। तो ये किसके डेथ के बारे में ये कह रहे हैं? एमबीटी, एमबीटी। हाँ, तो ये एमबीटी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उसके जितने भी मेजर्स थे सारे फेल हो चुके थे, तो इस पे उनके डेथ के बारे में वो कहते हैं। क्या रेमंड ने कुछ ग्रुप में पूछा? पता नहीं, सॉरी मैंने देखा नहीं। इससे क्वेश्चन से रिलेटेड था क्या? फिर हाँ, तो ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू
मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका क्या हुआ, मतलब क्या किया था इसका? संजय आई क्वेश्चन गेस, देख रहे हैं? हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। तो आई गेस सही है, बंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हियर। तो आई गेस नहीं, ये सही नहीं है। इसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। तो ये किसी ने ये पढ़ने के, क्वेश्चन सही किया था क्या? नॉट मी। इसमें डी को तो मैंने, एलिमिनेट कर सकते थे हम, क्योंकि उन्होंने हाँ अध्यार डी में तो किया था। हाँ वो अध्यार था, डी एलिमिनेट हो सकता था, बाकी ऑप्शंस। मतलब अध्यार भी इसका आंसर नहीं होता, अगर अध्यार लिखा होता तो वो भी इसका आंसर नहीं होता। इसका क्यों? सही आंसर क्या होता? इंडिया में थोड़ी एस्टैब्लिश किया था वो तो, यूएस में तो किया न्यूयॉर्क था। में। हेडक्वार्टर कह रहा है। ओके, हाँ, न्यू- अच्छा, न्यूयॉर्क में किया था, फिर इंडिया में शिफ्ट किया था अध्यार के अंदर, अध्यार में। विच इज क्लोज टू चेन्नई। तो वो रिलोकेट हुआ था, ना कि सेटअप हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उसने नेशनल एंथम यहाँ नेशनल एंथम ट्रांसलेट किया था। और ये क्वेश्चन क्योंकि प्रेसिडेंट का विजिट था मदनापल्ली में, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बेसेंट ने मदनापल्ली में इनवाइट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर को और मार्च 25 1919 में, और उसने वहां जनगण मन लिखा था। और फिर हाँ, इसमें जनगण मन को जो ट्यून किया है वो मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन्स थी, ठीक है। इस कल के उसमें मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन्स पे वो एक ऑप्शन में दिया भी था ना, जो सेकंड नॉन इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी। मार्गरेट कजिन्स के बारे में एक ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी फेमस है, उसका नाम बता सकते हो? मार्गरेट कजिन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन है। कम अगेन, क्या बोला? मैं बोल रही थी कि विमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टार्ट किया था उन्होंने। हाँ, उसी का नाम पूछ रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, विच वाज स्टार्टेड इन मद्रास। तो इंडिया का फर्स्ट फेमिनिस्ट ग्रुप था वो, तो उस सेंस में याद रख सकते हैं। ठीक है, मार्गरेट कजिन। ठीक है। तो फिर ये पिंगली वेंकैया ने ये मछलीपट्टनम में वो डिजाइन किया था, ठीक है। और ये फर्स्ट अडॉप्टेड बाय कांग्रेस कमेटी 1931 एट कराची। ठीक। और यहाँ मैंने गलत लिखा, हेडक्वार्टर अध्यार नहीं होना चाहिए, जो अभी संजय ने बोला कि वहां शिफ्ट किया गया था। पहला यूएस में था ना, कहाँ बोला? यूएस ही था ना न्यूयॉर्क, शायद। हाँ यूएस में था। ठीक है, तो ये मैं करेक्ट कर दूंगी। पत्ता भी सीतारामैया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके बाद उसमें मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। तो इसके बाद इसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। और पहले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल के जो ट्रायो थे, उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन फिर एनी बेसेंट के होम रूल लीग में को भी इसने ज्वाइन किया था। बाद में जब महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जब एंटर करते हैं, तो ये उनके प्रिंसिपल को बाद में फिर मतलब उससे ज्यादा उसको उसके फॉलोअर बन जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वीकली इसने लिखा था माजुलीपट्टनम से, तो जन्मभूमि थी ये, जन्मभूमि ये इंग्लिश वीकली थी, ठीक है। तो नाम इसका थोड़ा हिंदी था, हिंदी की तरह, या फिर जो भी तेलुगु या उसकी तरह, लेकिन इंग्लिश वीकली थी। और सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। फिर डेडिकेटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी,
और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से उसे फेम मिला था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था उसमें कॉन्टेस्ट किया था महात्मा गांधी के कहने पे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हम देखते हैं त्रिपुरी सेशन में वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। और उसकी हार पे महात्मा गांधी ने कहा था डिफीट इज माइन देन हिज, ठीक है। और फिर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश बनते हैं 1952 में, ठीक है। कुछ बुक्स हैं, नेशनल एजुकेशन के हनुमंत राव के साथ इसने लिखी थी, और फिर इसके अलावा इंडियन नेशनलिज्म 1913 में, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, और नॉन कॉपरेशन ये 1921 में लिखा था, और लिंग्विस्टिक बेसिस वाला 1916 में। तो ये कुछ 3 बुक्स है, फेमस बुक्स पताबी सीतारामैया की, ठीक है। और हनुमंत राव के साथ जो लिखी थी नेशनल एजुकेशन वो तो है ही, ठीक है। फिर इसने आंध्र बैंक फाउंड किया था 1923 में माजुलीपट्टनम में। इसके अलावा कृष्णा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक इन 1915, आंध्रा इंश्योरेंस कंपनी इन 1925 एंड भारत लक्ष्मी बैंक लिमिटेड इन 1929, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी है, कृष्णा कोऑपरेटिव बैंक है, फिर भारत लक्ष्मी बैंक है और आंध्रा बैंक है, ठीक है। ये पता भी सीतारामैया से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंट विजिट्स हैं प्रेसिडेंट के, तो ये जो हरिमंदिर साहिब जो पटना साहिब में है, ये पटना का, वहाँ गए थे और फिर वहाँ बोधि ट्री का सैपलिंग प्लांट किया था, ठीक है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड शायद इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है, तो ये सारी चीजें देख लेना, हो सकता है सिख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, सिखिज्म से। और ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हम्पी गए थे, ठीक है। तो हम्पी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो इन सब के बारे में देख लेना। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का विजिट है बाहर नीदरलैंड में और फिर सेंट्रल एशिया के आई थिंक तुर्कमेनिस्तान में। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ये विजिट्स जहाँ जहाँ हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो बुर्जा होम है, ये इसमें बोल रहे हैं कि वेल नोन फॉर रॉक कट श्राइन्स। फिर चंद्रकेतुगढ़ है, ये टेराकोटा आर्ट, और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। आंसर तो दिख ही रहा है, तब भी क्या एलिमिनेट किया जा सकता था? आई थिंक बुर्जहोम को एलिमिनेट कर सकते थे, आईवीसी के अंडर पड़ते हैं उसको, तो रॉकेट श्राइन का आई थिंक एग्जांपल नहीं मिलता वहाँ, तो वो एलिमिनेट कर सकते हाँ, थे। और बाकी रॉक कट श्राइन बहुत बात का हो जाता है ना, स्कल्पचर्स वगैरह, तो वो जहाँ हम नियोलिथिक साइट पढ़ते हैं। तो फिर चंद्रकेतुगढ़ इज अ साइट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, नियर कोलकाता। तो ये 3rd सेंचुरी से, हाँ, प्री मौर्यन एरा के टाइम, मतलब 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास का साइट है, ठीक है। गणेश्वर है, ये राजस्थान के खेतरी बेल्ट, जो हाँ कॉपर के लिए फेमस है वहाँ। और फिर गणेश्वर इज अ कॉम्प्लेक्स साइट्स हैव यील्डेड मोर देन 5000 कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो हरप्पन टाइम्स में थिन ब्लेड्स, एरो हेड्स, सॉरी यहाँ वो नहीं हुआ, शायद ये ETC ही होता बस। फिर हाँ, ये कुछ साइट्स दिए हुए हैं कि पेलियोलिथिक, तो इसमें लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, तो इसमें सारे साइट्स देख लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना सारे साइट्स? नहीं, ठीक है। तो इसमें देखना बेलन वैली वो सारे ही में आता है, पेलियोलिथिक में, फिर शायद मिजोलिथिक में भी आता है वो, ठीक है। हाँ, और ये नियोलिथिक में भी आता है, ठीक है। तो हमने देखा ये वुरजाहोम नियोलिथिक साइट है। फिर
ये सारे साइट्स एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रेज्ड द कोस्ट ऑफ केरला। तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर? तो फर्स्ट तो करेक्ट था डेफिनेटली, ये चीज हुआ था एंड उसने रिफ्यूज कर दिया था शेल्टर देने से, ठीक है, ये ख्वारिज़्म प्रिंस को, तो बच गया था इंडिया उस सेंस में। एंड नेक्स्ट इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। तो आई गेस ये नहीं हुआ था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, सेकंड गलत था। एंड थर्ड, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय II द विजयनगरा एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच कोस्ट ऑफ कैलकटा। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस बट डेफिनेटली वन ट्रू था, ठीक है, तो इसलिए ए मार्क करता इसका आंसर। मुझे भी नहीं याद है आंसर। हाँ सही, ए। ठीक है, तो जैसे मंगोल्स और इल्तुतमिश के बारे में जैसे ये इसने तो चंगेज खान के बारे में जैसे संजय ने बतलाया कि मना कर दिया था इल्तुतमिश ने, और इसकी वजह से ख्वारिज़्म प्रिंस को वो फ्यूजिटिव था क्योंकि, और उसे क्या पनाह देने को मना कर दिया था, इसलिए चंगेज खान दिल्ली नहीं आ पाए थे और बच गया था दिल्ली। ठीक है, तो ये देखना, चंगेज खान ने महाकाल टेम्पल जो उज्जैन का है उसको डिमोलिश किया था बस, और बाकी तो वही कहानी है। फिर तैमूर आते हैं 1398 में, तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है उसके टाइम, और फिर उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरा तुगलक एम्पायर जो वो लिक्विडेट हो जाता है, और कभी उसके बाद वो नहीं अपनी ग्लोरी पे वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, और यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका टाइम लाइन है 1325 टू 1351, और ये तैमूर आते हैं 1398 में, तो बहुत बार होता है। ठीक है, और देवराय II इनका रेन है 1422 टू 1426, और वास्को डी गामा आया था नरसिम्हा राय II सुलवा डायनेस्टी के टाइम। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो ये तो आई गेस इसमें ये सबको पता है कि एंड होता है इब्राहिम लोदी से, ठीक है, सो ऑप्शन बॉइल्स डाउन टू बी एंड सी ओनली, ठीक है, वही चॉइस होनी चाहिए थे। फिर जो पीक है इस डायनेस्टी का वो सिकंदर लोदी के टाइम पे आता है, ठीक है, जो कि मिड में होता है, शुरू ये होता है बहलोल खान लोदी से, ठीक है। ये जो लोधी डायनेस्टी है इससे पहले कौन सा दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी होता है? तुगलक और सैयद, सॉरी करेक्ट। तैमूर के इन्वेजन के बाद सैयद डायनेस्टी आती है एंड सैयद के बाद लास्ट में लोधी डायनेस्टी है, ठीक है, तो ऐसा करके याद रख सकता है। सो नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो क्या मार्क करोगे इस क्वेश्चन में? Anyone would like to attempt? शेख नसरुद्दीन। राइट, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी। करेक्ट। इसी के टाइम आया था तैमूर, 3 दिन तक दिल्ली में रहा था, ठीक है, 3 दिन में इसमें डिस्ट्रक्शन करा था, फिर चला गया था क्योंकि इनका ब्लड लिंक था ना तैमूर का टर्किश के साथ। तो 3 दिन तक इसने सैक करा था, 1399 में वापस चला गया। उसके बाद फिर खिजर खान आता है और ये चलते रहता है, फिर वो शाह वाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, the Mongols under Genghis Khan invaded India under the reign of Balban, Firoz Shah Tughlaq, Iltutmish, Muhammad bin Tughlaq. सी, इल्तुतमिश।
करेक्ट। राइट। Next, consider the following event: reign of Krishna Deva Raya of Vijayanagara, construction of Qutub Minar, arrival of Portuguese in India, and death of Firoz Shah Tughlaq. तो कैसे मार्क करते हैं इसको? तो आई गेस सबसे आसान इसमें ये था फिगर आउट करना कि कुतुब मीनार जो था वो सबसे पहले बना था, ठीक है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1100 के आसपास ही वो बिल्डिंग स्टार्ट कर देता उसका कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले वो था। फिर हम कह सकते हैं जो डेथ था फिरोज शाह तुगलक का वो रहा होगा। उसके बाद विजयनगर का कृष्णदेवराया का सॉरी फिर अराइवल ऑफ पोर्टुगीज रहा होगा, और फिर कृष्णदेवराया का विजयनगर किंगडम। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 कह रहे हो? करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये तो कर लिया था ना, ये तुमने कर दिया था ना? हाँ ये हो गया था। सेंट जेवियर वाला हमने डिस्कस कर लिया था। उनकी डेथ जो थी चाइना में हुई थी और उनके रिमेन्स वापस लाए गए थे। हाँ। तो ये भी क्वेश्चन काफी अतरंगी सा था क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का वही था कि किसी ने अगर पढ़ रखा है तभी वो कर सकता है, मतलब पढ़ भी बहुत कम ने रखा होगा एग्जैक्टली ये चीज। अगर पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि उसके प्रेजर्वेशन का काम चल रहा है, तो उतना ध्यान नहीं गया होगा। क्रिश्चियनिटी से क्वेश्चंस कहाँ ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से, मतलब एंशिएंट इंडिया में मिताक्षरा और दयाभागा, तो क्या होना चाहिए था आंसर? किसी को आइडिया इस क्वेश्चन का? अटेम्प्ट किया था किसी ने? मैंने किया था लेकिन मेरा गलत था। आई गेस सॉल्यूशन ही बता दो, किसी को शायद पता नहीं इसका। हाँ, तो मिताक्षरा है, ये इनहेरिटेंस पे है, ठीक है, एंशिएंट हिंदू लॉ। तो ये कहता है कि जो मिताक्षरा थी वो बाकी इंडियन एरियाज में थी, वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। जो दयाभागा सिस्टम थी वो वेस्ट बंगाल और असम में प्रिवलेंट है, मतलब है, थी नहीं। तो मिताक्षरा कहता है कि जो इनहेरिटेंस है वो बर्थ के टाइम से ही सक्सेसर्स के पास राइट है, कि अगर आप किसी फैमिली में जन्म लेते हो तो उसके बाद आपके जन्म के साथ ही आपको वो राइट मिल जाता है कि आपके जो पिता की जो भी संपत्ति है वो आपको मिल जाएगी। और दयाभागा कहता है कि वो अगर पिता चाहे तो आपको उस संपत्ति से निकाल सकता है, आप बाय बर्थ आप क्लेम नहीं कर सकते उस राइट को। तो बस यही है, ठीक है। और मिताक्षरा ऑर्थोडॉक्स है, इसमें फीमेल्स को कोई राइट नहीं मिलता है फादर की प्रॉपर्टी पे। जितने भी इनहेरिटेंस हैं वो सारे राइट्स सन को जाएगा। और दयाभागा में थोड़े राइट्स मिलते हैं, तो वो इस हिसाब से थोड़े लिबरल हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उससे इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहला जो विमेन को राइट मिलता है वो हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में फीमेल राइट्स मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसमें थोड़ा ब्रॉड कर दिया है कि जो कोपार्सिनर में है वो फीमेल को भी इंक्लूड कर दिया है। और उससे रिलेटेड एक प्रकाश वर्सेस फूलवती जो 2015 का केस था, तो उसमें कोर्ट ने बोला था कि जो फीमेल है उसको 2005 से पहले अगर उसके पेरेंट्स मतलब फादर की डेथ हो जाती है तो वो राइट्स, तो उस केस में उन्हें राइट्स नहीं मिलेगा, वो 2005 के बाद वाले केस में ही उनके पास राइट्स है। जिसको ये विनीता शर्मा और राकेश शर्मा जो 2018 में था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले एक अभी रेट्रोस्पेक्टिव भी है और फिर अभी के केस में तो है ही, तो ये पूरा ही ब्रॉड कर दिया, ठीक है, इससे रिलेटेड।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ ये वर्डिक्ट्स हैं। तो इसमें कहता है कि हिंदू डॉटर इनहेरिट्स द सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, ठीक है। और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब कि जो उन्हें मतलब पिता को उनके पिता से मिली है वो तो है ही, लेकिन जो पिता ने जो खरीदी हुई जो अक्वायर की हुई प्रॉपर्टी उसमें भी डॉटर का राइट है। फिर द रूल ऑफ इनहेरिटेंस प्रिवेल्स एंड नॉट द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है। तो ऐसा होता है देखने को मिलता है कि सन के बाद अगर जैसे फादर के बाद सन को मिलता है, उसके बाद अगर सन की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे को मिलता है। तो इस केस में सर्वाइवरशिप वाला केस आ जाता है इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटी को मिल सकता है, मतलब बेटे को नहीं जाएगा, वो बेटी को मिलेगा पिता से, ठीक है। Where the Hindu female has an absolute right in such property in terms of Hindu Succession Act 1956 and not a limited lifetime interest, ठीक है। और फिर such property can revert to the source only when the Hindu female dies without an heir, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पिता से बेटी को भी उतना ही राइट है जितना सन को है, और अगर केवल बेटी है तो फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सन को जाएगी, लेकिन अगर विदाउट एयर है वो लड़की तो उससे वापस ट्रांसफर हो जाएगी पिता के पास भी, वो उसके बेटे को नहीं जाएगी, उसके बेटे को मतलब सोर्स को चली जाएगी। सॉरी, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, शायद ये समझ में नहीं आया होगा। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट रूल्स हैं, ठीक है, वर्डिक्ट्स हैं। ठीक है। और किसी को पढ़ना होगा तो ये यहाँ वो लिंक दिया है मैंने, वो पढ़ लेना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ऑलराइट देन, आई गेस पार्ट आपका सेल कंप्लीट हो गया ना नीति? हाँ, हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट आई गेस स्पर्श आप करोगे ना? हाँ, यस। इसमें एक और क्वेश्चन था, जो मिताक्षरा स्कूल है और दया भाग स्कूल है, ये किसने मतलब वो कौन थे, किसने राइटर कौन थे इनके? मनुस्मृति था क्या? नहीं, मिताक्षरा में तो वो था विजनेश्वर, और दया भाग का जिमुतवाहन, ये दो थे। और ऐसा भी था जो मिताक्षरा स्कूल था वो काफी सारे इंडिया के पार्ट्स में लगता था, जैसे बनारस, महाराष्ट्र वगैरह, लेकिन जो दया भाग था वो सिर्फ बंगाल और असम के लिए था। अच्छा, ठीक है। आपका वो सिंक हो गया था ना स्पर्श, मनोट? हाँ सर, सिंक तो दिखा रहा है, एक बार चेक करना। नीति एक बार वो उसको स्टॉप करना। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्पर्श पार्ट कहाँ से था आपका? 41। ठीक है, आई गेस यही है सिंक डी है, राइट? स्पर्श हाँ, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, तीन राइटर्स मतलब ऐसे नाम दे रखे थे और पूछ रखा था ये किस चीज के लिए फेमस है। तो डायरेक्ट ही ऑप्शन थे, अगर इनमें से जैसे एक भी पता होता तो हो सकता था। मतलब भावभूति हम देख लेते हैं कभी कभी, लेकिन बाकी दोनों के मुश्किल थे नाम पता लगाने। तो आंसर क्या होना चाहिए था? जैन मॉन्ग्स थे क्या? नहीं, प्ले राइटर थे। अच्छा। हाँ, तो जो भावभूति था वो उसने ये कुछ बुक्स लिखी थी 8th सेंचुरी के आसपास,
मतलब जो फेमस प्लेज है उसके, कि मलाती एंड माधव, जिसको हम बोलते हैं डीड्स ऑफ द ग्रेट हीरो, और एक था महावीर चरित्र, और तीसरा था उत्तर उत्तराद चरित्र, इसको बोलते हैं द लेटर डीड्स ऑफ राम। और जो ये हस्तिमाला था ये एक जैन पोइट था सोलंकी रूलर्स के कोर्ट में। और जो ये कामेश्वर था ये भी कोर्ट पोइट था महिपाल ऑफ कन्नौज के कोर्ट में, कोर्ट पोइट था एक। तो टफ क्वेश्चंस था ये इसमें, मतलब ऐसे काफी वो पूछ लेते हैं नाम भी पहले, जैसे वो वैदिक टाइम्स में कौन 3 वुमेन राइटर्स थी, जिसमें वो लोपामुद्रा, घोषाला और वो ऐसे पूछे थे नाम, तो इस टाइप के नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, और कुछ कोई बताएगा क्या इस पे? और अभी एक वो न्यूज में था ना टेम्पल आर्किटेक्ट, ये रामप्पा वाले टेम्पल का, उसका कौन है आर्किटेक्ट? रामापा ही थे ना उसके तो फाउंडर, बिल्डर। हाँ रामप्पा, वो मतलब वो टेम्पल है जो आर्किटेक्ट के नाम पे ही बनाया उन्होंने। और डायनेस्टी कौन सी थी उसमें? काकतीय। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ये मोंटेगो चैम्प फॉर रिफॉर्म के बारे में था, पूछ रखा था कि 1919 में दे रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। और दूसरा स्टेटमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो क्या मार्क लगाएंगे? हाँ, तो 2 ओनली होना चाहिए था, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसमें जैसे एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऑल, और हमें मतलब ये पता था कि जो 1919 वाला एक्ट है उसमें सबको नहीं दिए थे वो वोटिंग राइट्स, काफी लिमिटेड रखे गए थे, तो इसमें बोला हुआ है सभी वुमेन्स को दे दिए गए। तो बस यही इसमें एक बड़ा कैच था। और 1935 में तो रिजर्व सीट्स दे दी थी इनको, कौन सी 3 कम्युनिटीज को दी गई थी? मुस्लिम्स को था 6, और आई गेस यूरोपियंस। हाँ, और फिर 1935 वाले में वुमेन और डिप्रेस क्लास को भी ऐड कर दिया था। ठीक है, तो 1990 वाले एक्ट के कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई थी, मतलब जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आना है। दूसरा था इसमें प्रोविंसेस में डायरकी ले आए थे, मतलब डिवाइड कर दिए थे सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड लिस्ट में और रिजर्व लिस्ट में। तो जो रिजर्व लिस्ट होती थी उसे कौन एडमिनिस्टर करता था? गवर्नर। और हाँ, और एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। और जो ट्रांसफर लिस्ट थी उसे एडमिनिस्टर करता था गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द काउंसिल। ठीक है, फिर इसमें बाई कैमरलिज्म आ गया था, और डायरेक्ट इलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें 3 आउट ऑफ द 6 जो मेंबर्स थे इन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो इंडियन हो गए थे। और ये 3 जो कम्युनिटीज थी इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया था, सिख, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है, और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को फ्रेंचाइजी दी गई थी, जैसे कि मतलब बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। तो ऐसा था, तो उस स्टेटमेंट में लिखा था कि सब सारी वुमेन्स को दे दी गई थी। फिर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो पोजीशन थी वो क्रिएट कर दी गई थी, और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से फॉर द फर्स्ट टाइम। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था,
और फिर बोला गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन लेके आएंगे 10 साल बाद इसको एनालाइज करने के लिए। फिर वो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन ने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि एबोलिशन ऑफ डायरकी, extension of responsible government in provinces, continuation of communal representation और establishment of a federation of British India and princely states। तो ये इसके प्रोविजंस थे। तो 1935 वाले एक्ट में क्या बोला गया था कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, और इसमें 3 लिस्ट आ गई थी, सेंटर और मतलब डिवाइड कर दी गई थी सेंटर और उसमें पावर्स को। तो 3 लिस्ट आई थी, फेडरल, प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। फिर एक रेजिडरी पावर्स भी थी जो कि सिर्फ वाइस रॉय को दी गई थी, जो मतलब इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं होता था, वो इसमें आता था। फिर जो प्रोविंसेस पे डायरकी को खत्म कर दिया गया था और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी और सेंटर पे डायरकी आ गई थी, ठीक है। और बाइकैमलरिज्म जो था वो 6 प्रोविंसेस पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, फिर बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। और फिर इसमें और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था इलेक्टोरेट्स को, तो डिप्रेस क्लास, वुमेन एंड लेबर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 वाला, उसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को क्रिएट किया था, तो इस वाले एक्ट ने उसको एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर भी आया था, ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो जो ये वाला प्रोविजन है डीपीएसपी वाला, हाँ सॉरी, ये तो उसमें तो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो ये सेपरेशन ऑफ पावर था बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये वाला प्रोविजन 1935 वाले एक्ट में ये भी दिया गया था। और फिर हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट जेपीएससी ये आए थे, और फेडरल कोर्ट आया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो चीजें थी 1935 वाले एक्ट से आई थी। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि ये कुछ PYQs है। तो पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एट्रोसिटीज इन पंजाब इन 1919। तो क्या आंसर होगा? इसका रविंद्रनाथ टैगोर है ना? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर आंसर है। और गांधी जी ने क्या रिटर्न किया था? सारे हिंद का टाइटल। हाँ, करेक्ट। एंड वो टाइटल दिया क्यों गया था? वो ब्रिटिश ने दिया था ना उन्हें, साउथ अफ्रीका में दिया था। राइट, जो बोयर वॉर हुआ था, ये वो बोर्स वॉर के टाइम। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और फिर नेक्स्ट था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ पूछ रखा था कि विच वन ऑफ द, हाँ क्रोनोलॉजी में लगाना था, चौरी चौरा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, डांडी मार्च और मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो क्या होना चाहिए सीक्वेंस? तो इसमें सबसे पहले तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स था 1909, फिर मॉन्टेगू, फिर चौरी चौरा और डांडी मार्च। हाँ करेक्ट, तो बी हो जाएगा आंसर, 2413। चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया था ना? यस यस मैम। एंड डांडी मार्च से क्या स्टार्ट किया था? CDM।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में क्या चीज क्लियरली डिफाइन की गई थी। तो ये 4 स्टेटमेंट्स थी, तो क्या होना चाहिए इसमें? I guess jurisdiction of central and provincial government. हाँ, करेक्ट। तो हमने देखा था अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो तो 1935 वाला एक्ट था, और जो थर्ड स्टेटमेंट है द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस रॉय, तो ये 1858 में सेटअप हुए थे ये सब, तो ये वो वाला था। फिर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द, तो इसमें क्या होना चाहिए? I guess बी। इसका आंसर सी है क्या? हाँ, सी होना चाहिए 1935। हाँ, बी में क्योंकि उसमें स्टार्ट हुआ तीन था लेकिन। हाँ लिस्ट वाला सिस्टम था ना 1935 में। हाँ, करेक्ट। फिर है द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया वाज द, सबसे छोटा कौन सा था? तो आई गेस सीक्वेंस देख के ही पता लग रहा है, तो 1909 हो, 10 साल में आ गया था। हाँ, करेक्ट। फिर आता है ये which one of the following events was characterized by Montagu as preventive murder? तो ब्रिटिशर था, तो किसी ना किसी चीज को जस्टिफाई कर रहा होगा प्रिवेंटिव मर्डर बोल के। तो किलिंग ऑफ INA एक्टिविस्ट, तो ये तो बहुत लेट हुआ था, अराउंड 1940s। शूटिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये भी बहुत लेट हुआ था। शूटिंग ऑफ कर्जन वाले, तो ये तो ब्रिटिशर्स को मारा था, तो सपोर्ट नहीं करता ये जो प्रिवेंटिव मर्डर वाला जो चीज बोला था। मोन्टेग्यू का टाइमलाइन तो जालियांवाला बाग से। हाँ करेक्ट, मतलब अगर नहीं भी पता होता तो ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। बी होना चाहिए आंसर, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, तो 3 चीजें थी, तो इनमें से क्या आया था इसमें? तीनों ही ना? हाँ, ऑल ऑफ द 3। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट और ऑल इंडिया फेडरेशन, तो 1 2 3 हो जाएगा आंसर। हाँ, फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो मेन फीचर्स बताने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, तो इसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन गवर्नेंस प्रोविंस, तो ये करेक्ट था। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ गवर्नर टू वीटो ऑन लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, तो ये भी सही था। थर्ड, अबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो आई गेस ये तो नहीं हुआ था, ओनली वन आंसर होना चाहिए। हाँ, ओनली वन होगा क्योंकि जो सेकंड वाला था ना, पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेट, ये शायद वो ऑर्डिनेंस पावर वाला है ना, जो 1861 में दिया गया था। ये अबॉलिशन ऑफ डायरकी ये प्रोविंसेस में खत्म किया था और सेंटर पे स्टार्ट किया था ना? हाँ, यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन
प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वॉज टू, तो इनमें से क्या इंटेंशन थी ब्रिटिशर्स की? वो क्यों चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स भी फेडरल यूनियन में इंक्लूड हो जाए? डी होना चाहिए, दिल्ली। हाँ, दिल्ली आंसर होगा इसका। क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो एंटी इंपीरियलिस्ट जो उनके थॉट्स है ना, वो थोड़े काउंटर बैलेंस हो जाए। जो नेशनलिस्ट लीडर्स है उनको थोड़ा काउंटर बैलेंस कर सके वो प्रिंस जो है, इसीलिए। राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री। तो इन 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, पूछ रखा था क्या हुआ था इस डेट को। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय AICC, Viceroy's executive council was expanded to include more Indians, the Congress ministries resigned in 7 provinces, और क्रिप्स मिशन एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस। तो क्या होना चाहिए आंसर? तो इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, तो ए होना चाहिए आंसर। हाँ करेक्ट, ए होना चाहिए आंसर। ये रेजिग्नेशन कांग्रेस मिनिस्ट्री का ये कौन से 1937 इलेक्शन के बाद हुआ था? ये 39 में हुआ था और जो इलेक्शन थे वो 37 में थे। हाँ हाँ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था ये मूवमेंट, मतलब कॉल दिया था कि टू एंड द ब्रिटिश रूल। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन हुआ था मुंबई में, ठीक है, वहां से लॉन्च किया था। फिर यहीं पे गांधी जी ने एक ये वाला स्लोगन दिया था, डू और डाई एट द ग्वालियर टैंक मैदान। तो इसलिए इसको मतलब अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। तो इसी में एक लेडी थी अरुणा आसिफ अली, तो इनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोलते हैं ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था एट द ग्वालियर टैंक मैदान ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर एक क्विट इंडिया जो स्लोगन था वो किसने दिया था? यूसुफ मेहरौली ने, ठीक है। और एक और लीडर थी उषा मेहता, तो इन्होंने ये अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। और जो वो यूसुफ मेहरौली थे उन्होंने एक तो क्विट इंडिया दिया था और एक ये दिया था साइमन गो बैक, तो जो साइमन कमीशन वाला आया था ना वो। तो डिमांड्स क्या थी इसके अंदर? तो एक तो थी कि टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा था द डिमांड टू फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आफ्टर द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये 2 डिमांड थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो लॉन्च क्यों हुआ था? क्योंकि वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और तो ब्रिटिश चाहते थे कि वो हमारे साथ आए, मतलब उनका नाम डाल दिया गया था कि आपको हमारे से पार्टिसिपेट करना है हमारे साथ बिना पूछे। फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्रीज ने। फिर उसके बाद वही नेगोशिएशंस चल रही थी। फिर एट लास्ट में गांधी जी को लगा कि मतलब अभी सही है ये मौका, तो फिर उन्होंने ये लॉन्च कर दिया था। और फिर मतलब अगस्त ऑफर आया था, क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के तुरंत बाद ही ये शुरू कर दी गई थी। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या स्टेट करता है? हाँ वही इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल, डिक्लेरेशन ऑफ कमिटी ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंपीरियलिज्म एंड फेसिज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सैंक्शन अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो गवर्नमेंट गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी वेरियस सेक्शंस ऑफ द पब्लिक को? हाँ नीचे करेंगे सर थोड़ा। हाँ, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्हें कहा था कि आप रिजाइन, ऊपर गया। हाँ, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्हें कहा था कि आप रिजाइन मत करो, लेकिन लॉयलिटी दिखाओ कांग्रेस के साथ ही। और सोल्जर्स को भी कहा था तुम भी रिजाइन मत करो, लेकिन अपने मतलब लोगों पे फायर मत करना। और पीजेंट्स को भी ऐसा ही कहा था कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो एंटी गवर्नमेंट है ना, सिर्फ उनको ही रेंट देना, बाकी जो
गवर्नमेंट के साथ है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उनको रेंट पे मत करना। और स्टूडेंट्स को कहा था कि दे कैन लीव स्टडी इफ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। और प्रिंसेस को भी ये कहा था कि आप अपने पीपल को सपोर्ट करो, उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करो, ये सब। और प्रिंसली जो पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को कहा था कि आप उन्हीं रूलर्स को सपोर्ट करो जो कि एंटी गवर्नमेंट है, और बाकियों के खिलाफ मतलब थोड़ा विद्रोह दिखाओ। फिर इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था इसका कि जो नेशनल लीडर्स थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे, जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और कांग्रेस को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया था। और फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवमेंट थोड़ा पीसफुल था, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द मूवमेंट वाज वेरी वायलेंट। नीचे करेंगे सर। हाँ, तो ये वाले स्टेटमेंट टेस्ट सीरीज में पूछ लेते हो कि फर्स्ट हाफ ऑफ मूवमेंट वाज पीसफुल एंड सेकंड हाफ ऑफ द मूवमेंट वाज वायलेंट। ठीक है, तो ये जो वाइसरॉय काउंसिल थी मुस्लिम्स की, कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिकन, इन्होंने ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया था। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। एक तो वायलेंट मेथड्स का काफी ज्यादा यूज हुआ था, और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इनके पास लीडरशिप की भी कमी हो गई थी। और काफी सारी पार्टीज थी जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, जैसे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा। तो ये तीनों नाम भी याद होने चाहिए कि किस किस ने सपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट था, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। तो क्या आंसर होना चाहिए था? एनीवन? पी नीति कोई अटेम्प्ट करेगा? ए बी राजगोपाल आचार्य फॉर्म। हाँ, मैं भी बी बोल रही हूँ। राइट, आई गेस बी ही था इसका आंसर। क्योंकि ओवरऑल टाइमलाइन में देखा जाए तो टाइमलाइन में शायद कैबिनेट मिशन था सबसे लास्ट, लेकिन उसमें उन्होंने एक तरीके से डिमांड कर लिया था कि पार्टीशन को हम लोग रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज फर्स्ट that all states of India should join the Indian Union as a foundation to consider any degree of autonomy. Next, the creation of an India Union with Dominion status very soon after the Second War. C, the participation and cooperation of Indian people and community and political parties in British war effort as condition for granting independence for full sovereign status to India after war. D, the framing of Indian Constitution for entire Indian Union with no separate constitution for any province and a union constitution to be accepted by all provinces. तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? ये बी है क्या? बॉम्बे? करेक्ट, बॉम्बे होना चाहिए था, क्योंकि इंडिपेंडेंस की तो बात क्रिप्स मिशन में प्रॉपरली कभी बोली नहीं गई थी। इन्होंने भी वही जो पुराना राग था डोमिनियन स्टेटस का, उसको ही गा रहे थे। तो उस सेंस में मोस्ट ऑफ दीज ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड एंड आई गेस बी जो था इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिप्स मिशन का। हाँ, क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं ना? हाँ, राइट, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद जापान जो है हरा देगा ब्रिटेन को, तो ऐसे लग रहा था, इसलिए वो फेलिंग बैंक भी बोल रहे थे उसको। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो असर्शन रीजन करके था ये। लॉर्ड लिनलिथगो described the August movement as of 1942 as the serious revolt after Sepoy mutiny. So reason क्या था? Peasants joined the movement in large number in some places. तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? बी सॉरी ए। ये कैसे हो सकता है? मतलब ऑल्दो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट इतने लार्ज स्केल पे तो
जो पीजेंट्स है उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं था, एंड दूसरा कि ऑल इंडिया लेवल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ पीजेंट्स के करने से नहीं होता, राइट? आई गेस इसका आंसर जो था वो ए इज ट्रू, मतलब ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट? स्पर्श बता ओके सकते हो, कंफर्म कर सकते हो 31 वाला? हाँ, इसमें फर्स्ट वाला तो गलत होना चाहिए ना। गलत है ये? फर्स्ट क्यों गलत होगा? सिपॉय, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला भी सही है, दोनों सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्या वो? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो, पीजेंट जॉइन द मूवमेंट इन द लार्ज नंबर इन सम प्लेसेस। अच्छा, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं कि पीजेंट जॉइंड इन लार्ज नंबर एंड बिकॉज ऑफ व्हिच इट वाज कंसीडर्ड अ सीरियस रिवोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं 30. After Quit India movement, C. Rajgopalachari issued a pamphlet, The Way Out. Which one of the following was the proposal in the pamphlet? Establishment of War Advisory composed of representative of British India. B. Reconstruction of Indian Central Executive Council in such a way that all its members except Governor General and Commander-in-Chief should be Indian leaders. C. Fresh election to the central and provincial legislature to be held at the end of 1945 and the constitution making body to be convened as soon as possible. And D. A solution for constitutional deadlock. So I guess it's D था क्या इसका आंसर? हाँ सर, दिल्ली। सॉल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक। हाँ, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक इम्पास आ गया था, मतलब कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा था, स्टेलमेट हो गया था, तो उसके लिए ये वे आउट वाला जो पेम्पलेट था वो छापा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. Consider the following statement. On the eve of launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi first asked the servant to resign, second asked the soldier to leave their post, 3 asked the princes of the princely state to accept the sovereignty of their own people. तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? देखा ना, पहला दूसरा तो गलत है। हाँ राइट, ये तो अभी जस्ट हमने देखा कि पहला दूसरा तो गलत है बिल्कुल, तो थर्ड थर्ड सही ही है। बचता है। हाँ, थर्ड सही है। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद स्लोगन डू और डाई। तो ये डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, ये तौहीन होगी इस पूरे डिस्कशन की। नेक्स्ट पे चलते हैं। During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of the underground activity in, अगेन ये पता है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थी। इन्हीं के साथ हमने उषा मेहता भी देखी थी, जिन्होंने कि एक अंडरग्राउंड रेडियो एस्टैब्लिश किया था, तो वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन, ये जस्ट अभी डिस्कस ही किया। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? फर्स्ट अगस्त ऑफर, सेकंड INA ट्रायल, थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, फोर्थ रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रिवोल्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो 1 तो सबसे पहले आया था 1940 में, फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, तो 1 और 3 हो जाते। फिर जो सेकंड और फोर्थ था उनमें था मेन कंफ्यूजन कि INA ट्रायल और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स रिवॉल्ट। तो जो रॉयल इंडियन जो रिवॉल्ट हुआ था वो शायद INA ट्रायल्स के बाद हुआ था, क्योंकि उसमें वो प्रूवन हो गए थे ना गिल्टी, तो उसके बाद फिर शायद उन्होंने रिवोल्ट किया था बॉम्बे में नेवी ने। करेक्ट करेक्ट। तो नेवी जो रेटिंग्स था उनका, मतलब अपार्ट फ्रॉम INA ट्रायल और भी कई रीजन से, बट उनमें से एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी था कि INA ट्रायल जो है उनके हिसाब से जस्टिफाइड नहीं था, तो वो उसके अगेंस्ट फिर रिवोल्ट करना चालू किया, इसलिए क्रोनोलॉजी में वो INA ट्रायल के बाद में आएगा नेवल रेटिंग। ठीक है, तो ये चीज था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो एक बहुत लो की बुक था गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, काफी लोगों को नहीं पता था कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो एंशिएंट रिलीजियस लिरिक्स को उन्होंने इंग्लिश में लिखा था यहाँ पे, और मोहनदास करमचंद गांधी ये आंसर था। ठीक है, तो हाँ स्पर्श इस पे डिस्कस कर दो। मैंने इसमें सरोजिनी नायडू किया था।
क्योंकि उसने बहुत पोएम्स लिखी। सही है। हाँ, तो गांधी जी के कुछ न्यूज़पेपर थे, जो हरिजन, जो कि गुजराती में था और हिंदी में था, और एक इंग्लिश था, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, और एक नवजीवन था, वो गुजराती मंथली था। ठीक है, तो ये नाम देख लेना, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। फिर कुछ इनके वर्क्स थे, ये मैंने पिछले साल वाले में भी डाले थे, उसमें भी मतलब सेम क्वेश्चन, मतलब किसी और के ऊपर पूछा गया था, बट गांधी जी के भी कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, तो इसमें ये सारे नाम है। तो मतलब एक बार इन पे नजर मार लेना, क्योंकि गांधी जी के पता होने चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शंस में तो आ ही जाते, तो उन्हें कभी ना कभी एलिमिनेट कर ही सकते हैं हम। तो ये कुछ इनके 17 शायद कुछ बुक्स है इनकी, 16-17। तो ये सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन में उनमें से एक है, 1934 में लिखा था उन्होंने। हाँ सर, ये कुछ ये आज लिखा लिखा आ जाता है इस पे बीच बीच में, पूरे स्लाइड पे। हाँ, वो एक्चुअली मैंने ना उसके ऊपर ये ड्रॉ कर दिया था ना, तो वो अब वो वहीं पे रहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट हिल जाता है, तो उसकी वजह से वो सब जगह आ गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा, मिटा देना चाहिए। ठीक है ठीक है। सर। तो हाँ, तो ये वो सारी बुक्स देख लेना, मतलब एक बार नजर नजर पता चल जाए कि हाँ ये गांधी जी से रिलेटेड है। जिसका कुछ अलग सा नाम हो वो तो देख ही लेना। राइट। हाँ, फिर ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। तो इनके 2 न्यूज़पेपर थे, एक तो मराठी न्यूज़पेपर था केसरी, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था मराठा। ठीक है, और इन्होंने ये 2 बुक्स भी थी इनकी, एक तो श्रीमद् भगवद गीता रहस्य और एक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये इन बुक्स के बारे में बता रखा है कि इनके अंदर इन्होंने क्या लिख रखा है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास में बता रखा है कि दैट द वेदास कुड ओनली हैव बीन रिटन इन आर्कटिक्स, एंड दैट द आर्यन बार्ड्स कैरीड देम साउथ आफ्टर द लास्ट आइस एज। तो हमने देखा कि ये बताते कि आर्यंस जो थे वो यहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ऊपर से आए थे, तो वो था इसमें। फिर एक श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखी थी, तो उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था कर्म योग के बारे में। फिर नेहरू जी थे, तो नेहरू जी की ये बुक्स थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड, एन ऑटोबायोग्राफी, और एक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो इनमें से मतलब स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेते हैं बुक्स किसकी थी, तो जवाहरलाल नेहरू की काफी सारी बुक्स आती है किसी भी एग्जाम में, तो ये बुक्स देख लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर सरोजनी नायडू थी, तो इनकी भी कुछ बुक्स थी, जैसे एक तो गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 वाली, और द बर्ड ऑफ टाइम एंड हर कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश्ड एज द स्केप्टर्ड फ्लूट एंड द फादर ऑफ द डॉन, फेदर ऑफ द डॉन। और एक गोल्डन थ्रेशोल्ड थी, जो ये वाली बुक, इसी के लिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन मिला था, मतलब बुलबुल हिंद या भारत को किला ऐसे करके। गंगाधर की बुक थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ठीक है। क्या क्या मैम? बाल गंगाधर तिलक ने और एक बुक लिखा था, मतलब बहुत सारे लिखे थे, लेकिन एक है और एक फेमस, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसमें वो सिपोही म्यूटिनी के बारे में लिखा। बाल सॉरी वीडी सावरकर भी तो लिखते हैं ना इस थीम पे बुक। हाँ सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई शायद। हाँ, वीडी सावरकर का है आई थिंक। सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लो। हाँ, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछ रखा है। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। C.R. Das was in prison when he functioned as the president of the Congress. The first Britisher to become the president of the Congress was Ellen Octavian Hume, और Alfred Webb was the president of Congress in 1894. तो क्या होना चाहिए आंसर? तो फर्स्ट हमने रिसेंटली देखा था, जो कल फोरम करा, जो एनालिसिस किया था उसमें देखा था कि सरोजनी नायडू नहीं थी फर्स्ट, एनी बेसेंट थी फर्स्ट, तो वन को एलिमिनेट कर सकते थे। C.R. Das was in prison as he functioned as
प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो 1920 के सेशन में यही हुआ था। उनकी जगह फिर हकीम अजमल खान जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। थर्ड, द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज एओ ह्यूम। तो ये गलत है, वो इन्होंने एस्टैब्लिश जरूर किया था लेकिन ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ठीक है। सो थर्ड को भी एलिमिनेट कर सकते थे, 1 और 3 को एलिमिनेट करते तो आंसर 2 और 4 ही बच रहा था। तो बी आंसर होना चाहिए था। हाँ करेक्ट। तो फर्स्ट ये जो थे ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। हाँ करेक्ट, जॉर्ज यूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज सरोजनी नायडू, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें क्या होना चाहिए? आई गेस सेकंड सही है, फर्स्ट वाला भी हमने जस्ट डिस्कस किया ही था, हाँ, गलत है। वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। हाँ करेक्ट। और हमने कल एक देखा था कि एक और इसके बाद एक और वुमेन बनी थी, तो उनका क्या नाम था? वो नेली सेन गुप्ता थी। हाँ नेली सेन गुप्ता। तो वो मतलब 1935। हाँ, एनी बेसेंट, फिर नेली सेन गुप्ता, देन सरोजिनी नायडू। नॉन इंडियन प्रेसिडेंट में नेली सेन गुप्ता सेकंड। हाँ फिर एक ये क्वेश्चन आया था, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पोयम है? तो अभी हमने देखा था सरोजनी नायडू की है ये पोयम, गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसी के लिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी मिला था। हाँ फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सोनार बंगला था जो वो स्वदेशी मूवमेंट में किसने लिखा था? तो वो बाद में हमारा नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश बन गया था। तो क्या होना चाहिए इसमें? टैगोर। हाँ करेक्ट। और नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों सेम ही होता है। सेम ही होता है। वो चटर्जी चट्टोपाध्याय ना, वो ब्रिटिश चैटर्जी को चट्टोपाध्याय कर दिया था, तो सेम ही मीनिंग होता है वो। अच्छा, वैसे चट्टोपाध्याय ने तो वो आनंद मठ लिखी थी ना। तो अभी किसका बंकिम, डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस नेशनल सॉन्ग। हाँ, तो वो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वो उसी बुक में लिखा हुआ है ना। अच्छा आनंद अच्छा, मठ, आनंद मठ ठीक है। में तो लिखा है। सेम नाम है वो है। हाँ, वो सेम ही नाम है, बंकिम चंद्र चैटर्जी या चट्टोपाध्याय। लिखा था उन्होंने बुक आनंद मठ, और उसी आनंद मठ में ये सॉन्ग था वंदे मातरम का। और वो बुक का थीम क्या था, आनंद मठ का थीम क्या था? क्या? इंडिगो रिवॉल्ट। नहीं, गलत। नहीं, सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी। हाँ करेक्ट, सन्यासी ओके। रिवोल्ट उसका थीम था, ठीक है। तो ये अमर सोनार बांग्ला आई गेस रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हाँ हैं। फिर नेक्स्ट बुक थी बहु विवाह, एक करके बुक थी। सॉरी, वो सन्यासी रिवॉल्ट के दादू मियाँ थे क्या लीडर? नहीं नहीं, सन्यासी यार मतलब इंडियन वो जो सेंट हो गए ना, जो वॉन्डरर्स थे, उनसे शुरू हुआ था। तो दादू मियाँ तो आई थिंक वो मुस्लिम से रिलेटेड थे, तो वो सन्यासी में कैसे हो सकते हैं? तो जो नॉर्मल सन्यासी थे ये, क्योंकि इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम बहुत हार्ड कर दिया था ना, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था, तो उनके पास टैक्सेस ही नहीं बचते थे। तो वो पहले क्या थे, ये वॉन्डरर्स थे ना, उनको पैसा दे देते थे। जो भी फार्मर वगैरह थे वो, या जमींदार, उनको पैसा दे देवी देते थे। चौधरानी, शायद देवी चौधरानी फेमस उसमें। हाँ, देवी चौधरानी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सन्यासी हाँ। रिवोल्ट में। और उनपे फिर अलग से एक और नॉवल लिखा है उन्होंने, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। सरला देवी चौधरानी पे एक और वो लिखा है नॉवल, ठीक है, तो वो देखना। बाकी ये था कि सन्यासी जो थे वो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट ला दिया था, और जमींदारों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे फिर देने के लिए, तो वो पैसा देना बंद कर दिया था। तो उसी के अगेंस्ट उन्होंने वो रिवोल्ट चालू किया था, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट। दादू मियाँ सॉरी फराइजी मूवमेंट से हैं, वो भी बंगाल में से। करेक्ट। ऑलराइट, सो ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रोट बहु विवाह? तो क्या आंसर होना चाहिए था?
बहु विवाह राजा राम मोहन राय, सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या? हाँ आई गेस हाँ यही था। करेक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये हमने पिछले पेपर में भी, ये मेरे पास ये मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने उनकी सारी बुक्स और वो सब लिख दिया था। तो उसमें एक बुक थी ये बहुविवाह, तो इनकी काफी सारी बुक्स थी जो इसी थीम पे बेस्ड थी, हाँ, ये बहुविवाह गेस किया बाल जा विवाह। सकता था ना। विडोरी मैरिज पे बहुत काम किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग था, तो बुक्स को विद ऑथर मैच करना था। तो द फर्स्ट इंडियन, थोड़ा सा ही आई गेस ऊपर नीचे हो गया, बट आई गेस समझ आ जाएगा। एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ ये फॉर्मेट सही हो जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडियन, ये रविंद्रनाथ टैगोर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ सॉरी, ये बुक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इसके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आनंद मठ, श्री अरबिंदो, लाइफ डिवाइन, बंकिम चंद्र चैटर्जी, डी साधना, विनायक दामोदर सावरकर। तो वीडी सावरकर, क्या मार्क करते हैं इसमें? हाँ, तो अभी हमने देखा वॉर ऑफ इसमें इंडिपेंडेंस, वही नहीं तो है कि ज्यादा है क्योंकि थोड़ा वीडी सावरकर। हाँ फिर हाँ, वो बंकिम चैटर्जी का देखा, आनंद मठ है। द फर्स्ट इंडियन और साधना, आई थिंक लाइफ डिवाइन रविंद्रनाथ टैगोर क्या? नहीं, लाइफ डिवाइन औरबिंदो जो होगा है वो शायद। श्री अरबिंदो है। ओके, हाँ तो वो साधना स्पिरिचुअल रविंद्रनाथ, पाथ पे चले गए थे। हम्म वो एक्टिव पॉलिटिक्स से जो संन्यास ले लेते हैं। तो आई गेस करेक्ट आंसर इसका शायद ये था, डी वाला, साधना, विनायक दामोदर सावरकर, राइट। नहीं, ये मैच द फॉलोइंग था। मतलब मैंने इसमें पता नहीं पूरा पेस्ट किया था, याद है क्यों आया है। इसमें मैंने ऑप्शंस भी डाले थे, फिर एक्सप्लेनेशन भी डाला था, उसके बाद 3 क्वेश्चन और डाले थे। अच्छा अच्छा, आई गेस शायद हाँ, वो है सिंपल ना, हुआ वो। बट couldn't merge एनीवे, some हाँ changes। तो जो ये साधना था ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। और जो लाइफ डिवाइन है वो औरोबिंदो घोष की बुक है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी, और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। राइट, ठीक है। ऑलराइट, आई गेस बाकी क्वेश्चन जो है ना कल सेशन में करते हैं, आज के लिए यही स्टॉप करते हैं ना। 8 बज चुका ऑलमोस्ट, ठीक है। सो जो बचा हुआ पार्ट है, एक तो स्पर्श आपका रहेगा कल, एंड और किसका बच गया अभी?